फिलीपींस और हांगकांग में एक तूफानी अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान का नाम है सुपर टाइफून रागास। इसकी गति 230 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा या इसके आसपास बताई जा रही है। तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की न्यूज श्रृंखला में स्वागत है आपका। आइए चलिए विस्तार से समझते हैं इस तूफान के संबंध में। सुपर टाइफून रागास के विषय में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो सुपर टाइफून है, इसको सुपर टाइफून क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी टाइफून की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो ये जिस श्रेणी का बताया जा रहा है उसकी वजह से ही इसको सुपर टाइफून कहा जा रहा है। आगे उसको विस्तार से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो जरूरी है वो ये जान लीजिए कि कहां पर ये प्रभावित करेगा। तो देखिए, फिलीपींस जो है यहां पर सबसे पहले ये इसको प्रभावित करेगा। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में इसका प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा हांगकांग को भी ये प्रभावित करने वाला है और दोनों ही जगहों पर इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब यहां पर इस तूफान के आने की वजह से, इस सुपर टाइफून के आने की वजह से, इस चक्रवात के आने की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर भारी वर्षा हो सकती है। यहां पर जो बरसात की बात की जा रही है उसके साथ साथ जन धन की हानि कम से कम हो। धन की हानि तो होगी ही, जन की हानि कम से कम हो, इसलिए लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। अब देखिए, जब भी यहां पर बरसात होती है तो काफी तेज होती है। 200 मिलीमीटर तक की बरसात होने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। 1 मिलीमीटर बरसात का मतलब होता है, यानी कि 1 mm अगर कहीं पर कहा जा रहा है कि बरसात हो रही है, इसका यह मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखेंगे 1 मिलीमीटर का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि प्रति स्क्वायर, क्षमा कीजिएगा, 1 स्क्वायर मीटर, किलोमीटर नहीं, 1 स्क्वायर मीटर में जो है 1 लीटर अगर बरसात होती है, 1 लीटर अगर बरसात होती है 1 स्क्वायर मीटर में, किलोमीटर नहीं है, तो वहां पर इसको मान लीजिए कि 1 mm बरसात हो रही है। और यहां पर यह संभावना बताई गई है कि 200 mm बरसात होने की संभावना है, यानी कि भारी बारिश होने की संभावना है। तो चलिए, फिलहाल इन दो जगहों पर, हांगकांग और यहां पर फिलीपींस पर, इसकी जो भविष्यवाणी की गई है, जो चेतावनी जारी की गई है, वो की गई है। अब इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो देखिए, टाइफून रागासा के बारे में जब बात हो रही है तो इसका नाम जो है वो क्या है, नाम आप देख ही लिए हैं, इसका नाम क्या है, टाइफून रागासा है। किस स्थान पर आ रहा है, तो आप जान रहे हैं कि ये आ रहा है फिलीपींस, और साथ साथ कहां पर आ रहा है, हांगकांग को भी ये प्रभावित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस के अलावा ये हांगकांग को भी प्रभावित करेगा। और इसमें जो हवा की गति होने वाली है वो कितनी होने वाली है, तो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है, उसको उतनी तेज गति से ये हवा यहां पर चलने की संभावना है। और श्रेणी 4 कहा जा रहा है। श्रेणी कौन सी है, तो श्रेणी 4 का इसको कहा जा रहा है कि ये टाइफून, महा टाइफून जो है ये होने वाला है। देखिए, श्रेणियों की बात करें तो इसकी श्रेणियां बटी होती हैं, कैटेगरी बटी होती है। पहली कैटेगरी जो होती है वो 119 से लेकर 119। अब देखिए, 119 से ऊपर ही ये चक्रवात की श्रेणी होती है, यानी कि 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा अगर रफ्तार होगी तो चक्रवात की श्रेणी में आ जाता है। और ये अगर 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक है तो ये श्रेणी 1 में आता है। इसके अलावा 154 से 177, यानी 154 से लेकर 177 तक अगर ये आता है तो ये आपका श्रेणी, ये 1 था, ये श्रेणी 2 हो गया। इसी तरह से श्रेणी 3 जो होगी वो कहां से शुरू होगी, तो 178 से लेकर 208 तक, यानी 178 से लेकर आपका 208 तक, ये क्या है, श्रेणी 3 हो गया। और इसी तरह से श्रेणी 4 होता है, जिसमें कि ये है 209 से लेकर 251। तो 209 से लेकर 251 तक, 51 किलोमीटर प्रति घंटा तक अगर इसकी रफ्तार है तो ये श्रेणी 4 के अंतर्गत आता है और ये बहुत घातक माना जाता है। इससे भी ऊपर एक श्रेणी होती है, उसको कैटेगरी 5 या श्रेणी 5 कहते हैं, जो कि 252 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होगा। अब इसमें जब आएगा तो उसका परिणाम और ज्यादा खतरनाक होगा। तो फिलहाल किन दो देशों को खतरा है, तो फिलीपींस और हांगकांग को इससे खतरा बताया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फिलीपींस की स्थिति है। फिलीपींस को के अलावा, यानी कि फिलीपींस को और साथ साथ हांगकांग का जो एरिया है, इन दोनों को इससे खतरा बताया गया है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होते हैं टाइफून। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी मेरे मुंह से टाइफून निकल रहा है, कभी तूफान निकल रहा है, कभी चक्रवात निकल रहा है, तो ये क्या मामला है। तो दरअसल देखिए, जब भी 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगी तो वो चक्रवात की श्रेणी में आता है। अब इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि अटलांटिक महासागर की आप बात कर लें, जब भी अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो इसको बुलाया जाएगा हरिकेन नाम से। किस नाम से बुलाया जाएगा, हरिकेन नाम से। ये कहां पर बुलाया जाएगा, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसके अलावा और आप जाएंगे, अगर अमेरिका में चले जाएंगे या पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर इसको टॉर्नेडो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा,
टॉर्नेडो कहा जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आप चले जाएंगे उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो वहां पर क्या कहा जाता है, इसको विली विली कहा जाता है। तो ये नाम भी उसके, विली विलीज भी उसका नाम पड़ता है कहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह से इसका नाम अगर हिंद महासागर क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर कहीं भी लिखा है तो ये कहां पर होगा, तो ये होगा आपका, सीधे सीधे बात की जा रही है हिंद महासागर क्षेत्र की। इसी तरह से जब भी इसका नाम आता है चीन सागर और साथ साथ प्रशांत महासागर, तो वहां पर इसी को बुलाया जाता है टाइफून नाम से। तो ये जो टाइफून नाम आपको दिख रहा है, ये नाम कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका चीन सागर और प्रशांत महासागर में। तो इससे कंफ्यूजन किसी भी तरह का मत पालिएगा। ये बेसिकली क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसको हिंद महासागर में बोल रहे हैं, जिसको आप पश्चिमी अफ्रीका या गिनी क्षेत्र या दक्षिणी अमेरिका में टॉर्नेडो कह रहे हैं, जहां अटलांटिक महासागर में हरिकेन कह रहे हैं, इसी तरह से ये भी, इसको भी आप इसी नाम से जान रहे हैं, टाइफून के नाम से। अब बेसिकली साइक्लोन के ऊपर हमारी यह चर्चा केंद्रित होगी और बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में। देखिए यहां पर इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, चक्रवात ये भी एक प्रकार का चक्रवात है, इतना तो आपको स्पष्ट हो गया। तो साइक्लोस नाम का एक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, सांप की कुंडली। अब देखिए सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है, इसी वजह से साइक्लोस शब्द, इसका मतलब ये हुआ। तो जो चक्रवात होता है, चक्रवात भी क्या होता है, जब आप देखेंगे चक्रवात के चलने की स्थिति चक्र शब्द से बना है, और चक्र क्या होता है, गोल गोल घूमने की टेंडेंसी होती है, और चक्रवात की भी कुछ ऐसी ही टेंडेंसी होती है। तो कुंडली मार के बैठना, चक्र की तरह गोल गोल घूमना, ये सारी चीजें एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इसी से मिलकर ये बना हुआ है, यानी कि उत्पत्ति साइक्लोस शब्द से हुई है। और ये क्या है, ये ग्रीक शब्द है। अब देखिए ये क्या होता है, तो चक्रवात बेसिकली एक प्राकृतिक सिस्टम होता है। प्राकृतिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हवा जो होती है, बाहर की जो हवा होगी, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा के चलने की टेंडेंसी होती है, तो बाहर की हवा जो है वो अंदर की ओर रोटेट होती है, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। यानी हवा का घूमना, एक चक्र की तरह घूमना, रोटेट होना ही एक प्राकृतिक सिस्टम है, इसी को चक्रवात कहा जाता है। और हवा की प्रवृत्ति क्या होती है कि हवा हमेशा किधर से किधर की तरफ चलेगी, तो हमेशा हाई प्रेशर से हवा क्या करती है, हमेशा लो प्रेशर की ओर चलने का काम हवा का होता है। ये आप जानते हैं, उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र तक चलती है हवा। अब देखिए ये जो चक्रवात होते हैं, इनकी जो गति होती है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अलग अलग होगी। यानी कि इसकी गति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली गति नहीं, इसके घूमने की गति की बात हो रही है। इसको लेके आप काफी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी में अगर बात करें, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब भी ये ऊपरी गोलार्ध में होगा तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में। और यही जब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के घूमने की दिशा की बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में घूमेगा। ये चक्रवात के अपने जगह पर घूमने की, हवा जो चल रही है उसके अंदर, उसके घूमने की बात हो रही है, न कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये चक्रवात की गति हो गई उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। लेकिन इसी के उल्टा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात इसका ठीक उल्टा होता है। और वो क्या होगा, अब आप समझ ही गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्रति चक्रवात की गति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी बताइए। अब देखिए ये कैसे उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, तो जब ऊर्जा समुद्र से वायुमंडल की तरफ जाती है, वहां पर ही इसकी उत्पत्ति होती है। अब कैसे उत्पन्न होता है इसको जरा आगे हम समझेंगे और विस्तार से। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जो विषुवत रेखा होती है, यानी कि पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बीच में जो रेखा जाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक तरह से डिवाइड करने वाली रेखा आपको दिख रही है, विषुवत रेखा जो है। अब ये जो विषुवत रेखा है, इसमें 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र आपका होगा, इस क्षेत्र में आप देखेंगे, यानी कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आपको चक्रवात नहीं पाए जाते हुए दिखाई देंगे। अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर एक बल होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। कोरियोलिस बल के न होने की वजह से जो साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि हवाओं के घूमने की जो प्रकृति होती है वो नहीं हो पाती है। इसी कारण से इस क्षेत्र में आपको, इस रीजन में आपको चक्रवात बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण एक तरह का बल होता है जो कि गति करते हुए वस्तुओं पर लगता है, उस पर दबाव डालता है। और कोरियोलिस बल के कारण
अगर ये कोरियोलिस बल नहीं रहेगा तो हवा सीधे दबाव वाले क्षेत्र में एंटर कर जाएगी, लेकिन इस बल के कारण ही, कोरियोलिस बल के कारण ही हवाओं को ये चीजें क्या करती हैं, मोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में चूंकि ये बल नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पर चक्रवात भी नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब इसका जवाब आपको मिल गया कि चक्रवात यहां क्यों नहीं होता है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि जो कोरियोलिस बल है उसकी क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, वो एब्सेंट होता है। अब ये चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम से ही स्पष्ट है, जो उष्णकटिबंध में पाया जाता है। यानी कि उष्णकटिबंध कौन सा होता है? तो उष्णकटिबंध आपका होता है 23 डिग्री ऊपर से लेकर और 23 डिग्री नीचे तक। ये क्या होता है आपका उष्णकटिबंधीय, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो होता है वो क्या होता है आपका उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनके बीच में ही उत्पन्न होता है। और दूसरा इसके अलावा जो इसके ऊपर उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होंगे। ध्रुवीय चक्रवात भी उसी श्रेणी में आप रख सकते हैं जो ध्रुवों पर उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम जिस चक्रवात की चर्चा कर रहे हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसको कि टाइफून कहां पर कहा जाता है, अभी आपको बताया गया है, जो कि चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून इसको कहा जाता है। अब देखिए इस चक्रवात में ये है क्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए कोई भी जैसे गाड़ी होती है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन जैसे कोई डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो उसको उसकी जरूरत होती है, और उसी तरह से कोई अन्य सीएनजी से चलने वाली गाड़ी है तो उसकी जरूरत होती है। उसी ईंधन से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसी से वो ऊष्मा से, उस एनर्जी से वो आगे बढ़ेगा। तो एक विशाल इंजन को जैसे गर्म और नम हवा की जरूरत, जैसे इंजन को पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ रही है, वैसे ही जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका ईंधन क्या है, तो गर्म और नम हवा इसका ईंधन है। यानी कि गर्म हवा चाहिए और इसके लिए नमी चाहिए, ये दो चीजें जरूरी हो गई। और इसके निर्माण की परिस्थितियां क्या होगी, कब ये इसका निर्माण होगा, तो इसके निर्माण होने के लिए एक विशाल समुद्री सतह होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर यानी गर्मी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगी, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। एक आपका बिग सरफेस होना चाहिए, किसका, सी का, समुंदर का। और यहां पर एक चीज और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कोरियोलिस बल। तो तीन कंडीशन हो गई। इन कंडीशन के होने की वजह से अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके लिए हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने की परिस्थिति यहां पर हो जाएगी। अब इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होगा यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, जिससे कि सूर्यातप प्राप्त होता है, उसकी वजह से यहां पर क्या होगी, हीट ज्यादा होगी। यानी कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा होगी। ये किरणें चूंकि सूर्य की यहां पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहां पर हीट ज्यादा मिलेगा, इसलिए यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ये सारी कंडीशन यहां पर मिलेगी। अब टाइफून या जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए देखिए यहां पर क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा समुद्र के सरफेस का, तो यहां पर लगातार तापमान के बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहां से वाष्पोत्सर्जन की मतलब यहां पर जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही है। अब जब ये वाष्प, जो कि ये गर्म हवा होगी, ये ऊपर उठेगी, और इसमें क्या है, चूंकि समुद्र में है तो इसमें नमी भी होगी। ये नमी लेती हुई हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर जाते जाते इसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर जानते हैं आप टेम्परेचर कम होता है। अब ऊपर जब ये जाएगी, ठंडी होगी ये हवा, तो ठंडी होने के बाद क्या होगी, ये धीरे धीरे इसमें संघनन की क्रिया होगी, बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद संघनन की क्रिया होगी। फिर ये धीरे धीरे फैलेंगे, फैलते फैलते ये क्या होंगे, भारी होंगे, और भारी होने की वजह से ये क्या होंगे, इससे जल की बूंदों के रूप में ये नीचे इससे आएंगे। और नीचे से क्या है, वाष्प ऊपर जा रही है, ऊपर से क्या है, जल की बूंदें नीचे आ रही हैं। अब दोनों के बीच में घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो तड़ित झंझा उत्पन्न होगी। और तड़ित झंझा वो पहली कंडीशन होती है किस चीज के लिए, तो पहली कंडीशन होती है वो आपके साइक्लोन या आप कह सकते हैं कि टाइफून के उत्पन्न होने के लिए। तो तड़ित झंझा की स्थिति यहां बनेगी। अब ये इनका विस्तार हो रहा है। अब जैसे जैसे यहां पर गर्मी बढ़ेगी ये प्रोसेस और तेज होने लगेगा, इसका विस्तार होगा, यहां से बूंदें नीचे आएंगी, यहां से ये ऊपर जा रहा है, और एक साइकिल बन जाता है इससे। इस तरह से चक्रवात का निर्माण होता है। और देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ऊपर उठेगी हवा तो यहां पर एक लो प्रेशर जोन बनेगा।
यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और आसपास की जो हवा होगी अब वो क्या करेगी, इस निम्न दबाव क्षेत्र में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि हवा की टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहां पर हाई प्रेशर आपका पहले से है और यहां पर लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। तो ये जो आपकी क्रियाविधि है, यानी कि ये प्रोसेस जो चक्रवात का है ये और तेज होगा, इसके बनने की प्रोसेस और ज्यादा होगी। बीच में इसका जो एरिया होता है काफी शांत होता है, जिसको कि इसकी आई बोलते हैं, चक्रवात की आंख या नेत्र बोलते हैं, जो कि 10 से लेकर 30 किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। और आई का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत शांत होता है, यहां पर कोई गतिविधि नहीं होगी। लेकिन इसके बाहर का जो आप एरिया देख रहे हैं वो लगभग आपका 150 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है, वहां पर यह क्रिया जो है बहुत तेजी से होती है। और वो पूरा का पूरा एरिया जो है चक्रवात का सबसे क्रियाशील एरिया होता है, आई वाले एरिया को छोड़कर, यानी कि नेत्र वाला जो आपका हिस्सा है उसको छोड़कर। अब देखिए, अब आपके मन में ये प्रोसेस तो समझ में आ गया कि चक्रवात बन कैसे रहा है। इसकी दिशा आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में आपको बताया गया कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, हवा के घूमने की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन अब एक चक्रवात दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित होता है, तो उसमें रोल आता है कोरियोलिस बल का, क्योंकि कोरियोलिस बल ही इसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने का काम करता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, तो कोरियोलिस बल जो होता है उसमें जब एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए किसी गेंद को आप फेंक रहे हैं, तो कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वस्तुएं हैं उस पर लग रहा है। अब इसी बल के कारण जो ऐसी जो भी हवा होगी या पानी होगी उसको ये क्या करता है, उसको मोड़ता है, विस्थापित करता है। इसीलिए जो साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बनता है, यानी घूमने का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, और इसी से साइक्लोन एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। तो ये साइक्लोन के विस्थापन में आप ध्यान रखिएगा कि कोरियोलिस बल का योगदान होता है। नामकरण पे आएंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ये, आप जानते हैं कि इसके लिए मुख्य रूप से ईंधन क्या है, उष्मा यानी कि गर्मी, दूसरा है नमी, और तीसरी चीज कोरियोलिस बल। लेकिन जब यही जो आपके साइक्लोन होते हैं ये जब जाते हैं धरातल से टकराते हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो तीव्रता होती है वो कम होने लगती है। उसका कारण यही है कि वहां पर जाते जाते न तो महासागर की नमी उसको वहां पर उपलब्ध होती है, न ही उस मात्रा में उसको टेम्परेचर मिल पाता है, यानी उष्मा मिल पाती है। इसीलिए साइक्लोन जो है जब पृथ्वी से या धरती से टकराते हैं तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका नामकरण कैसे होता है। तो देखिए, नामकरण के लिए भी याद रखिएगा कि इसके नामकरण करने के लिए जो महासागरीय बेसिन है उसमें जो चक्रवात बनते हैं उसको, उसके नामकरण के लिए बेसिकली जो रीजनल आपके मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं, यानी कि आपको यहां देख सकते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर होते हैं, RSMCS जिसको कहा जा रहा है, ये इसमें 6 RSMCS जो है इसमें सम्मिलित हैं इस समूह में। अब इसी में IMD भी है, यानी भारत का भी है इसमें। यानी कि अब ये क्या करते हैं कि क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र जो 6 हैं ये मिलकर अपने अपने रीजन के जो चक्रवात होते हैं उनके लिए नामों की एक सूची तैयार करते हैं। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र की अगर बात कर लें तो 2004 में यहां पर निर्धारित किया गया कि इस रीजन में, हिंद महासागर के रीजन में जितने भी देश मौजूद हैं उनके नामों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट को क्या किया जाएगा, उस लिस्ट को फिर ग्रुप में शेयर किया जाएगा, और इसका नामकरण सितंबर 2004 से शुरू हुआ। अब इस हिंद महासागर क्षेत्र में कौन कौन से देश थे इस ग्रुप में, तो यहां पर देश थे, आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इनके द्वारा कुछ कुछ नाम प्रस्तावित किए गए थे। बाद में इस लिस्ट में कुछ अन्य देश भी जुड़ गए। कौन कौन से देश, तो 5 और देश, जिसमें कि ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया गया वर्ष 2018 में। अब ये नामों का एक लिस्ट देंगे, लेकिन उसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि ये नाम ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे, उसमें कुछ सावधानी रखनी होती है। क्या होती है, तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे जो भी प्रस्तावित नाम होगा, जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे हर देश की तरफ से, उसमें क्या होगा कि एक पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल हस्ती का नाम वो नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजन से उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए, किसी धर्म से डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए, किसी विशेष संस्कृति को डिनोट ना करता हो, या लिंग तटस्थ होना चाहिए। ये चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो नाम होगा, एक तो किसी की भावना को ठेस ना पहुंचा रहा हो, साथ ही साथ बहुत कठोर और क्रूर नाम नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे उच्चारण ही इसमें इस्तेमाल किए जाएं, ऐसा ना हो कि बहुत लंबा नाम दे दें। इसके लिए किसी भी सदस्य के लिए अपमानजनक वो नाम ना लगे, इस बात को भी ध्यान रखना होता है। और अधिकतम जो लंबाई होगी नाम की वो 8 अक्षरों की होगी, यानी कि 8 लेटर्स से ज्यादा वो नाम नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से ये नाम देने की प्रक्रिया, और इसमें
क्रमबद्ध रूप से, साइक्लिक रूप से ये नाम इसके रखे जाते हैं। इसमें से जो नाम सिलेक्ट होंगे फिर क्रमबद्ध रूप से उसकी नामकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये इसका प्रोसेस होता है नामकरण का। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न आप नोट करिए और इसका जवाब दीजिए। सुपर टाइफून रागासा किस श्रेणी के हरिकेन के बराबर है? विकल्प आपके सामने है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।